हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज अर्बनाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उनको आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो यह पोर्शन है यह जीएस1 के सोसाइटी वाले भाग में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के महानगरों में बढ़ती स्लम समस्याओं की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट कीजिए। उसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है, भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि भारत के महानगरों में बढ़ती स्लम समस्याओं की प्रकृति, इस प्रश्न के यहाँ पर दो भाग हैं। पहले भाग में तो हमें स्लम समस्याओं की प्रकृति बतानी है और दूसरे भाग में जो स्लम समस्या उत्पन्न हुई है उसके कारणों की चर्चा करनी है। तो स्लम समस्याओं की प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि जो स्लम समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे वहां पर गरीबी की समस्या है या फिर वहां पर स्वच्छता का अभाव है या फिर शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं का वहां पर अभाव देखा जाता है, रोजगार का अभाव है, तो वही क्या होगी, स्लम समस्याओं की प्रकृति होगी। यानी कि जो समस्या है वही क्या है, स्लम समस्याओं की प्रकृति है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरे भाग में पूछा है कि स्लम समस्याओं के कारण क्या है, किन किन कारणों से जो शहरों में स्लम समस्याएं बढ़ रही है, जैसे कि शहरीकरण हो रहा है या फिर जो गरीबी जैसी समस्या होगी, बेरोजगारी जैसी समस्या होगी या फिर जो शहरी नियोजन का अभाव हो गया। तो निम्न समस्याएं होगी जिनके कारण स्लम समस्याएं उत्पन्न हो रही, उनको हमें यहाँ पर बताना है। और जो दूसरा प्रश्न है जिसमें क्या बताना है, शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में बताना है। तो जो पहले प्रश्न का पहला भाग था कि स्लम समस्याओं की प्रकृति क्या है, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या फिर जब हम आगे के और प्रश्न डिस्कस करेंगे जिसमें हम शहरों में उत्पन्न सामाजिक समस्याओं की चर्चा करेंगे, तो वे बिंदु इसका आंसर बन जाएंगे जिनको हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रो में सबसे पहले शहरीकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि शहरीकरण से तात्पर्य है शहरों में जनसंख्या बढ़ना या फिर गांवों से शहरों की ओर प्रवास अधिक होना, यही क्या है, शहरीकरण है। और उसके बाद हम कुछ थोड़ा यहाँ पर डेटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि भारत में 2030 तक 40% तक आबादी है वो शहरों में निवास करेगी। इस प्रकार से हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत के महानगरों में बढ़ती स्लम समस्याओं की प्रकृति क्या है, यानी कि जो स्लम समस्याएं कौन कौन सी हैं, वही क्या है, स्लम समस्याओं का नेचर है। तो सबसे पहली समस्या हो गई कि शहरों की जो स्लम बस्तियां हैं या फिर मलिन बस्तियां हैं उनमें अत्यधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है, क्योंकि जो देश की 36% आबादी है वो शहरों में निवास करती है, लेकिन सबके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था शहरों में निवास के लिए नहीं है। तो जो गरीब लोग शहरों में आते हैं उन्हें मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए क्या है, वहां पर शहरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है। दूसरी समस्या है स्लम बस्तियों में कि वहां पर गरीबी जैसी समस्याएं बहुत अधिक देखी जाती हैं और वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सीवेज, इनका अभाव देखा जाता है वहां पर। और जो स्लम बस्तियां हैं वे क्या होती हैं, आपदाओं के प्रति संवेदनशील होती है कि थोड़ी सी बाढ़ आई उनको बहुत ज्यादा वो प्रभावित करती है। और जो कोविड जैसी महामारी आ जाती है उनके प्रति भी शहरी क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं। और जो शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियां हैं वहां पर क्या है, अपराध और असुरक्षा की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि जो झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं और बच्चे वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी जैसे सामाजिक बुराइयों का शिकार बनने की संभावना अधिक रखते हैं। और शहरों में जो मलिन बस्तियां हैं उनके पास भूमि स्वामित्व की सुरक्षा का अभाव देखा जाता है और वहां पर बेरोजगारी और अनौपचारिक श्रम जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। तो ये क्या होगी, जो महानगरों में स्लम समस्याओं की प्रकृति होगी कि निम्न समस्या है या निम्न रूप में वहां पर समस्याएं देखी जाती है। अब हमें कि महानगरों में स्लम समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं उसके कारणों की चर्चा करनी है, जो कि प्रश्न का दूसरा भाग था। अब शहरों में स्लम समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, तो सबसे पहला हो गया कि शहरों में शहरीकरण अधिक हो रहा है, यानी कि प्रवास है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जैसे कि 1991 में जो शहरी आबादी थी वो 26% के करीब थी, जो 2011 में 30% के करीब पहुंच गई और 2022 तक 36% के करीब पहुंच गई है और 2030 आते आते ये 40% के करीब पहुंच जाएगी। तो इसलिए शहरों में आबादी बढ़ रही है तो स्लम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और भारत में क्या है, गरीबी अधिक है। जैसे यूएनडीपी के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 15% के करीब गरीबी देखी जाती है और इस 15% में से 84% जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। तो गांव में रोजगार के साधनों का अभाव होने के कारण जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की ओर पलायन कर रही है। तो शहरों में अत्यधिक लोग आने से क्या हो रहा है, वहां पर रहने की सुविधा इतनी है नहीं, जिसके कारण उन्हें स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे मलिन बस्तियों की समस्या बढ़ रही है। और तीसरा कारण क्या है, शहरों में क्या है, घरों की कमी है। जैसे कि आवासन और शहरी मंत्रालय के अनुसार कि वर्तमान में लगभग 19 मिलियन
आवास की शहरों में कमी है, जो कि 2030 तक आते आते 38 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो शहरों में पर्याप्त आवास नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, लोग मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर हो रही है, जिसके कारण मलिन बस्तियों जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और शहरों में क्या है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। जैसे कि दिसंबर 2022 में शहरों में 10% के करीब बेरोजगारी थी। तो अत्यधिक बेरोजगारी होने से वहां पर क्या है, लोग स्लम बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण स्लम बस्तियों की समस्याएं बढ़ रही है। और पांचवा कारण है, शहरों में क्या है, कमजोर शहरी योजना है, जिसके कारण सही से सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास नहीं किया गया है। तो जो लोग हैं उनको स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर हो रहा है। और जो स्लम बस्तियों की जो समस्या है, वहां पर आवास जैसी सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार के पास इतना फंड भी नहीं है, और ना सरकार इतना प्रयास कर रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी देखी जाती है। जैसे कि नीति आयोग के अनुसार जो विश्व के 50 शहर है, उसमें भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है कि भारत के अंदर कमजोर शहरी योजना है। और शहरों में क्या देखा जाता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार देखा जाता है। और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है, जो शहरों के अंदर विकास के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, उनका सही से कार्यान्वयन नहीं होता है, या फिर उसमें तुष्टीकरण का कार्य होता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों का विकास होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को बहुत ही पिछड़ा हुआ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो पर्यावरणीय कारक हैं, वे भी शहरों में मलिन बस्तियों के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के अकॉर्डिंग भारत के अंदर 2022 में 2.5 मिलियन लोग पर्यावरणीय आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं, जिसके कारण वे लोग कहाँ आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं और शहरों में मलिन बस्तियों में रहते हैं, जिसके कारण मलिन बस्तियों की समस्या उत्पन्न होती है। अब आगे हम बता सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अब इस प्रश्न में मैंने क्या किया है कि शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं बता दी है, और उनके कारणों की भी चर्चा कर ली है, सरकारी प्रयास की भी चर्चा कर ली है, और साथ ही में वे फॉरवर्ड भी बता दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक प्रश्न के बेसिस पर जो पूरा शहरीकरण वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतने से आप नोट्स बनाइए शहरीकरण पे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से और देखने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार ने क्या क्या प्रयास लिए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, अमृत 2.0 मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, सरकार की हृदय योजना हो गई, और अभी बजट के अंदर शहरी आधारभूत संरचना विकास कोष का गठन किया गया टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए। तो ये हो गए यहाँ पर सरकारी प्रयास। आप वीडियो को पॉज करके पूरे पॉइंट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे की राह में अब क्या करने की आवश्यकता है, जो कमियां थी जिनके कारण शहरों में लोगों की हालत बदतर हो रही है, या फिर जो कारण से शहरीकरण में मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है, उनकी रोकथाम करने की आवश्यकता है। तो जो हमने कारण डिस्कस किए हैं उनको हम वे फॉरवर्ड के रूप में उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कि शहरों में रोजगार के साधनों का विकास किया जाए, गरीबी जैसी समस्या है उनका समाधान किया जाए, आधारभूत साधनों का वहां पर विकास किया जाए, और शहरी नियोजन है वो सही रूप से किया जाए। इस प्रकार के वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं आप। और कुछ एक्स्ट्रा आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि जो 74वां संविधान संशोधन लाया था, जिसके तहत शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, तो उसमें स्थानीय सरकारों के लिए जो 18 कार्य आवंटित किए थे, उसमें से एक कार्य नगर नियोजन का भी था। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी आ गई, जो स्थानीय शहरी स्वशासन निकाय है उनकी जिम्मेदारी है सही से शहरों का नियोजन किया जाए। इसलिए जो स्थानीय स्वशासन के जो संस्थान है उनको और अधिक मजबूत किया जाए, उनको और अधिक वित्त प्रदान किया जाए, ताकि वे पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य कर सके। दूसरा पॉइंट है कि अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वे मनरेगा की भांति जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिन की रोजगार गारंटी जैसी योजना लेकर आई है। तो ऐसी योजना लाकर जो शहरों में बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो इस प्रकार की योजना और राज्य सरकारें भी ला सकती है, या फिर पूरे भारत में भी लागू इसको किया जा सकता है। और जो सरकार का बजट था 2023-24 वाला, उसमें सप्तऋषि लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें समावेशी विकास, आधारभूत संरचना में निवेश जैसे लक्ष्यों की बात की गई थी। तो इसको सही से कार्यान्वित किया जाए, और जो गांवों से प्रवास हो रहा है शहरों की ओर, उसको रोकने के लिए गांव में रोजगार के साधन क्रिएट किए जाए, ताकि जो शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है उसको थोड़ा रोका जा सके। इसीलिए क्या किया जाए, जैसे कि जो 2023-24 बजट था उसमें आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर योजना लाई गई, उसी प्रकार श्री अन्न जो मिलेट्स के लिए योजना लाई गई। तो ऐसी ही योजनाओं को गांव में और अधिक संचालित किया जाए, ताकि जो प्रवास है उसकी गति थोड़ी कम हो। और क्या किया जाए, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए, ताकि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर में भी सुधार हो, और गांव से जो लोग शहर जाना चाहते हैं उनमें भी रोकथाम लगे, उनको बुनियादी सुविधाएं गांव में भी प्राप्त हो जाए। और शहरों का क्या हो, योजनागत रूप से
विकास हो। जैसे कि अभी एक नया प्रोजेक्ट लाया है धौलावीरा शहर को विकसित करने के लिए, तो इस प्रकार से जो शहरों का विकास हो तो उनका विकास बहुत ही सुनियोजित ढंग से हो, ताकि इस प्रकार की आगे चलकर समस्याएं उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार के वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब कंक्लूजन में हम क्या बताएंगे कि जब भी शहरीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंक्लूजन याद रखना है, उसके सिवाय कोई दूसरा कंक्लूजन याद नहीं रखना है। आपको सीधा का सीधा SDG 11 को कोट करना है, बस वहीं पर आपका कंक्लूजन समाप्त हो जाएगा कि सरकार को बहुत ही अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि जो SDG 11 का जो गोल है, जिसमें टिकाऊ शहर और समुदाय की बात की गई, उसको 2030 तक पूरा किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महानगरों के सुधार में प्रति शहरीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 2011 में आया था और यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि प्रति शहरीकरण का शहरों के विकास में या शहरों के सुधार में क्या महत्व है, उसको हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह जानना है कि प्रति शहरीकरण का मतलब क्या है। तो प्रति शहरीकरण से यहाँ पर तात्पर्य है शहरीकरण का एकदम विपरीत, यानी कि शहरीकरण से तात्पर्य था गांवों से शहरों की ओर जाना, और प्रति शहरीकरण का मतलब है शहरों से गांवों की ओर जाना। बस यही इससे तात्पर्य है। तो आप इसी परिभाषा को अपने इंट्रो में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसको, ताकि आपके नोट्स यहीं पर बन जाए कि प्रति शहरीकरण के कारण क्या है, कौन से कारण है जो प्रति शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है शहरों में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो क्या कर रही हैं, शहरों से गांव की ओर भेजने का कार्य कर रही है, और गांव में कौन कौन सी जो पॉजिटिव साइड्स दिख रही है, जो शहरों से लोगों को गांव की ओर आकर्षित कर रही है। तो शहरों की ओर से कौन से प्रतिकर्ष कारक हो गए और गांव की ओर कौन से आकर्षक कारक हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि शहरों में प्रतिकर्ष कारक है कि शहरों में क्या है, जीवन यापन की उच्च लागत है, शहरों में रहना सस्ता नहीं है, और शहरों में यातायात, भीड़ और प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। शहरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है, तनाव भरी जीवन शैली है शहरों में, और शहरों में पर्यावरणीय चिंताएं भी देखी जाती है। ये कौन से हो गए शहरों के प्रतिकर्ष कारक हो गए, जो शहरों से लोगों को गांव की ओर भेज रहे हैं। और गांव में कौन से आकर्षक कारक हैं जो शहरों से लोगों को गांव की ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि जीवन यापन की कम लागत है, क्योंकि वहां पर जो भूमि वगैरह का किराया है वो कम देखा जाता है, या फिर जो आवास वगैरह है उनका किराया कम है। और वहां पर जीवन की गुणवत्ता क्या है, बेहतर है, क्योंकि वहां पर स्वच्छ हवा है, शोर शराबा कम है, और जो तेज तर्रार की जीवन शैली है उससे थोड़ी शांति मिलती है। तीसरा पॉइंट है, गाँव में प्रकृति की पहुंच होती है, तो प्रकृति की गोद में सबको आनंद ही आनंद मिलता है। और गाँव के अंदर क्या होता है, सामुदायिक और सामाजिक संबंध होते हैं, वो प्रगाढ़ होते हैं। वहां पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो कि शहरों में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। और निवेश के अवसर भी अच्छे मिल जाते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में गया तो उसके पास गांव में निवेश करने के कई अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर भूमि वगैरह की जो कीमत होती है वो थोड़ी कम होती है। कुछ लोग आत्मनिर्भरता के कारण भी शहरों से गाँव की ओर पलायित होते हैं। जैसे कुछ लोग वहां पर जमीन खरीद कर बागवानी, खेती जैसी कार्य करने चाहे तो वो गाँव की ओर जा सकते हैं। तो ये कौन से हो गए, आकर्षक कारक हो गए। यह पोर्शन प्रश्न में पूछा नहीं गया था, हमने ऐसे एक्स्ट्रा रूप में यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा था वो, उसको हमने आगे डिस्क्राइब किया है कि प्रति शहरीकरण का क्या महत्व है। अब सीधी सी बात है कि प्रति शहरीकरण होगा, यानी कि शहरों से लोग गांव की ओर चले जाएंगे, तो शहरों में क्या हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, शहरों में भीड़ भाड़ है वो कम हो जाएगी, शहरों में जो आवास की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं देखी जाती हैं उनका समाधान किया जा सकता है। तो ये महत्व महानगरों को प्रति शहरीकरण से देखने को मिलेंगे, जिनको यहाँ पर लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि शहरों में जनसंख्या की कमी आ जाएगी, जिसके कारण जो बाकी बचे लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। यातायात, भीड़ भाड़ की कमी देखी जाएगी, और जो शहरों से गांवों की ओर जाएंगे तो जो शहरों का किनारा वाला एरिया है वहां पर जो विकास है वो अधिक गति से होगा, और पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शहरों से लोग गाँव की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉल्यूशन वगैरह शहरों में कम होगा, क्योंकि परिवहन वगैरह जो होगा वह भी कम हो जाएगा। गाँव की ओर लोग जाएंगे तो गाँव में बुनियादी ढांचे का सुधार होगा। दूसरी ओर अब शहरों में कम लोग बचेंगे, यानी कि मलिन बस्तियां हैं वो कम हो जाएगी। तो मलिन बस्तियों में यदि जनसंख्या कम हो जाएगी तो इन बस्तियों में आधारभूत संरचना का विकास करना इजी हो जाएगा। शेष निवासी जो बचेंगे शहरों में उनका जीवन है वो बेहतर हो जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लोग जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा। इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उनका कायाकल्प होगा, ग्रामीण आबादी उसकी आजीविका में सुधार होगा, और यह क्या करेगा, सतत शहरी नियोजन को बढ़ावा देगा। तो ये महत्व प्रति शहरीकरण के कारण महानगरों को देखने को मिलेंगे, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन में हम वापस
SDG 11 को कोट कर सकते हैं। मैंने हर प्रश्न में यही कंक्लूजन लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये कंक्लूजन बैठ जाए। कभी भी शहरीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, आप सीधा का सीधा SDG 11 ही कोट करके आए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, IT हब के रूप में शहरों के विकास ने रोजगार के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसने नई समस्याएं भी पैदा की है। उदाहरणों के साथ कथन को प्रमाणित करें। यह प्रश्न 2017 में आया था। यहाँ पर प्रश्न के दो भाग हैं। प्रश्न का पहला भाग तो कह रहा है कि जो IT सेक्टर के रूप में शहरों का विकास हुआ है, इसने रोजगार के नए साधन क्रिएट किए हैं। तो हमें बताना है कि IT सेक्टर के विकास के कारण कौन कौन से रोजगार के नए साधन शहरों में क्रिएट हुए हैं। और प्रश्न का दूसरा भाग है कि IT सेक्टर आने से क्या हुआ है, नई समस्याएं भी पैदा हुई है। तो कौन कौन सी नई समस्याएं पैदा हुई है उसको भी साथ में हमें यहाँ पर बताना है। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अपने प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर इंट्रो में भारत में किस प्रकार से IT हब का विकास हुआ है उसके क्रम को एक बार थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे कि LPG रिफॉर्म के कारण देश के कई शहरों में IT उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कि बेंगलुरु हो गए, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, पुणे। इस प्रकार के एग्जाम्पल के साथ हम हमारे प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में सबसे पहले हम प्रश्न के पहले भाग को समझाएंगे कि किस प्रकार से IT हब ने रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है सहायक उद्योग। अब IT हब के रूप में शहर का विकास हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर वालों को तो फायदा होगा नहीं। वहां पर अब IT सेक्टर के लिए वहां पर लोग आएंगे, तो वहां पर होटलों का विकास होगा। IT सेक्टर के लिए लोग अपने घर से अपनी कंपनी तक जाएंगे, तो वहां पर जो टैक्सी जैसे जो रोजगार के क्षेत्र है उनका भी विकास हुआ है। और IT सेक्टर के लिए जो कंपनीज आएगी तो उससे क्या होगा, वहां पर भवन निर्माण होगा, तो रियल एस्टेट है उसमें भी रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। तो इस प्रकार से इसने सहायक उद्योगों को भी गति प्रदान की है। और IT सेक्टर आने से क्या हुआ है, उच्च मांग वाली नौकरियों के अवसर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेटा विश्लेषण वाली हो गई, साइबर सुरक्षा से संबंधित रोजगार हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित रोजगार हो गई, AI से संबंधित जो रोजगार हो गई। तो इस प्रकार से नए रोजगार के अवसर इसने सृजित किए हैं। और IT सेक्टर आने से क्या हुआ है, उद्यमिता और स्टार्टअप का एक कल्चर देश के अंदर विकसित हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, कई इंजीनियरों, डिजाइनरों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए नए रोजगार के साधन क्रिएट हुए हैं। इसी के साथ IT सेक्टर के विकास से जो शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसर भी और अधिक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि IT सेक्टर के रूप में देश के अंदर कई शहरों का विकास हुआ, तो वहां के जो शिक्षण संस्थान थे वहां पर जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसको कॉलेजों के अंदर जोड़ा गया, अर्थात विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश किए जो व्यक्तियों को IT करियर के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए सहायक है। तो इस प्रकार से इसने रोजगार के नए रास्ते खोले हैं, जो कि प्रश्न का पहला भाग था, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि इसने नई समस्याएं भी पैदा की हैं, तो नई समस्याएं कौन सी होगी कि IT सेक्टर का विकास होने से क्या हुआ है, शहरीकरण बढ़ा है। अब शहरीकरण बढ़ा है तो शहरीकरण के कारण जो जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको भी बता दीजिए, बस आपका आंसर हो गया, जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी। जैसे कि शहरी भीड़ भाड़ अधिक हो गई, मलिन बस्तियों का निर्माण हुआ, आवास संकट की समस्या उत्पन्न हो गई, बुनियादी ढांचे हैं उसमें तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि IT सेक्टर अधिक आ गए तो वहां पर बिजली की खपत और अधिक हो गई, तो बिजली की कमी जैसी समस्याएं सामने आने लगी, और परिवहन में भी समस्या उत्पन्न होने लगी, और सामाजिक असमानता भी समाज में उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जो IT सेक्टर है वहां तो पेमेंट बहुत अधिक होता है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर इतना पेमेंट नहीं मिलता है, तो समाज के अंदर सामाजिक असमानता उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार के सामाजिक विभाजन ने शहरों में तनाव और अशांति पैदा कर दी है। और IT सेक्टर के रूप में शहरों में विकास होने से क्या हुआ है, प्रतिकूल रूप से पर्यावरण पर प्रभाव डाला है, जिसके कारण शहरीकरण से वनों की कटाई, निवास स्थान की हानि और प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो गई। और डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आ गई, क्योंकि IT सेक्टरों के विकास के कारण क्या हुआ, वहां पर जो मूल्यवान डेटा है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वह क्या हो गई, साइबर अटैक के लिए ज्यादा सुभेद हो गई, जिसके कारण सुरक्षा की चुनौतियां IT सेक्टर वाले जो शहर हैं उनके समक्ष उत्पन्न हो गई। और IT सेक्टर के रूप में शहरों के विकास होने से क्या हुआ है, यातायात और प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसे आप एग्जांपल बेंगलोर का ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, जो जो IT सेक्टर है उनकी एक एक समस्या यहाँ पर कोड करते चलिए। जैसे पुणे जैसे शहर है वहां पर साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, या फिर जो रेमजेवेयर जैसे अटैक है उनके मामले बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल साथ में कोट करते चलिए। और जो IT सेक्टर के रूप में शहरों का विकास हुआ, तो जो शहर में संसाधन थे जैसे पानी हो गया, ऊर्जा हो गई, उसमें क्या हुआ, तनाव बढ़ गया। तो ये समस्याएं IT हब के रूप में शहरों के विकास होने से उत्पन्न हुई। अब आगे वे फॉरवर्ड के रूप में हमने जो पहले प्रश्न में डिस्कस किया था उसको आप यहाँ पर वापस लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
इन पॉइंट्स को आप वापस वहां पर लिख सकते हैं, या फिर जो समस्याएं थी उनको आप उल्टा करके वे फॉरवर्ड के रूप में लिख सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि अभी हमने प्रश्न डिस्कस किया है उसी का सेम टू सेम रूप है। तो प्रश्न है कि भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाली मुख्य सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है। तो ऊपर वाला प्रश्न भी यही था कि आईटी सेक्टर के विकास से क्या हुआ है, शहरों में समस्या उत्पन्न कर दी है, लेकिन उसके कुछ लाभ भी देखे थे, जैसे रोजगार के नए साधन क्रिएट किए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से क्या हुआ है, सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या हुए हैं, उसको डिस्कस करना है। तो किस प्रकार से आईटी उद्योगों ने शहरों को पॉजिटिव रूप से प्रभावित किया है और किस प्रकार से इसने नेगेटिव रूप से प्रभावित किया है, उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या बताएंगे, जो ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया था, कुछ आईटी हब है उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो सकारात्मक सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि शहरों में आईटी हब के विकास से क्या हुआ है, नौकरी सृजन हुआ है, कौशल विकास हुआ है, शहरों का क्या हुआ है, आर्थिक रूप से विकास हुआ है, क्योंकि इससे क्या आई है, एफडीआई आई है। शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, क्योंकि विभिन्न शहरों ने विभिन्न कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए सड़कों, परिवहन में और अधिक निवेश किया है और उनका और अधिक विकास किया है। जैसे कि गुड़गांव, नोएडा के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो कि हरियाणा के बाकी शहरों से कहीं ज्यादा आगे हैं, या फिर नोएडा जो यूपी के कई शहरों से बहुत आगे हैं विकास के मामले में। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर के रूप में उभरे हैं। और आईटी हब के रूप में शहरों के विकास होने से क्या हुआ है, उन शहरों में क्या आई है, वैश्विक तकनीक वहां पर आई। तो इससे क्या हुआ, वैश्विक एकीकरण हुआ, और साथ ही में आईटी कंपनी आई तो और जो अन्य कंपनियां उनका ध्यान भी उन शहरों की ओर गया, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों में भी उन क्षेत्रों का या उन शहरों का विकास हुआ। आप यहाँ पर साथ में एग्जाम्पल के रूप में किसी न किसी शहर को कोट करते हुए चल सकते हैं। दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप साथ में यहाँ पर लिखते चलिए। और शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से जो लोगों के आय स्तर में वृद्धि हुई है, और साथ ही इससे उद्यमिता के नए अवसर क्रिएट किए हैं, क्योंकि इससे क्या आया है, इनोवेशन उन शहरों में आया, जिसके कारण देश में नए नए स्टार्टअप उभर कर सामने आए। और इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी है। अब नेगेटिव साइड्स क्या है कि शहरों में आईटी सेक्टर के विकास से क्या हुआ है, शहरीकरण हुआ है। तो अब ऊपर वाले प्रश्न में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे नेगेटिव रूप में, उनको आप यहाँ पर सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसे कि इससे क्या हुआ है, शहरों में आय असमानता उत्पन्न हो गई है, जीवन यापन की जो लागत है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा अधिक आया तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्राइसेस भी बढ़ी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मुखर्जी नगर के अंदर और करोल बाग के अंदर बहुत सारे लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट तैयारी करने आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है रूम की, फ्लैट की, तो जो कीमत है फ्लैट और रूम की बहुत ही ज्यादा है। यही सेम टू सेम चीज है कि आईटी सेक्टर आए तो जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनकी आय में भी सुधार हुआ, तो और लोग वहां पर आने के लिए आकर्षित हुए, जिसके कारण डिमांड बढ़ी और वहां की जो प्रॉपर्टी वगैरह है उनकी कीमतें बढ़ गई, जिसके कारण जो जीवन यापन की लागत है वो भी बढ़ गई। इसके साथ क्या हुआ, शहरों में भीड़ भाड़ अधिक हुई, शहरों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन हुआ। किस प्रकार से, अब आईटी सेक्टर आए तो उसके साथ क्या आई, विदेशी टेक्नोलॉजी भी आई, और विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ में क्या आई, विदेशी कल्चर भी यहाँ पर आया। विदेशी कल्चर आने से क्या हुआ, जो भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्य हुए वो वहां पर कम हो गए। जैसे कि जो आईटी सेक्टर है, गुड़गांव हो गए, बेंगलोर हो गए, नोएडा हो गए, वहां पर रात को क्लब पार्टी वगैरह का कल्चर चलता है। तो ये क्या है, जो बाहर की टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ ये कल्चर भी साथ में उसकी देन है। और आईटी सेक्टर आने से क्या हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। अब आप इसको एक मूवी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम मूवी आई थी इरफान खान की, उसमें यही था कि इरफान खान थे, उनकी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था एक अच्छे स्कूल के अंदर, तब उनको गरीब बनकर अपनी बच्ची का एडमिशन एक कोटे के तहत करवाना पड़ा। तो ये क्या हुआ, जो अच्छे स्कूल्स थे वहां पर जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ गई। और शहरों में क्या हुआ, आईटी सेक्टर का विकास होने से पर्यावरण रूप से भी वो प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ तो उसने जो पर्यावरण है उस पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला। शहरों में जो संसाधन थे जैसे विद्युत हो गया, जल हो गया, उनकी खपत भी बढ़ गई, तो उन पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इसके साथ ही प्रवासन जैसी जो समस्याएं वो भी सामने आने लगी। आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट है, एकदम सरल भाषा में यहाँ पर लिखे गए हैं। और वे फॉरवर्ड में हम यहाँ पर जो पहले प्रश्न में डिस्कस किया था उन्हीं सेम पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप SDG 11 को कोट कर सकते हैं, जो कि हम सभी प्रश्नों में देखते आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर 5 प्रश्नों को देखा है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। इसी के साथ हमारा जो अर्बनाइजेशन वाला GS1 का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक अर्बनाइजेशन का टॉपिक GS2 में भी आता है, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में, उसको हम जब सोशल जस्टिस वाला पोर्शन करेंगे तब डिस्कस करेंगे।
आप यह पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।